हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक एवं द्विघात समीकरण। अब दोस्तों ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि दोस्तों इससे कई क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें रैखिक, ये रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण। अब रैखिक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ जिस समीकरण की घात अधिकतम एक होती है उसे बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। जैसे ये हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 0। हमने कहा दोस्तों ये हमारे पास एक समीकरण है। अब इस समीकरण में दोस्तों ये जो हमारे पास x और y ये होते हैं दोस्तों हमारे पास चर पद। दोस्तों इन्हें बोलते हैं हम चर पद। अब इनकी घात देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास ये x है और ये है y, तो इसकी भी घात एक है तो इसकी भी घात एक है। तो इस तरह से दोस्तों जो टर्म्स होती है उनकी घात अगर एक होती है इसे बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। जैसे हमने कहा है 3x माइनस 4 बराबर 0, ये भी दोस्तों एक रैखिक समीकरण है। तो ये तो हो गई दोस्तों अब रैखिक समीकरण। अब इसके बाद आती है दोस्तों हमारी ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात क्या होती है दोस्तों, जिनकी अधिकतम घात होती है 2। जैसे दोस्तों हमने कहा यह है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ दोस्तों हमारे पास है घात 2, तो ये होगी हमारी द्विघात समीकरण, ये होगी दोस्तों द्विघात समीकरण। अब इसी तरह से दोस्तों इसका एक हमारे पास द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण होता है। हाँ दोस्तों हमारे पास होता है एक व्यापक समीकरण। द्विघात समीकरण का दोस्तों ये एक व्यापक समीकरण होता है। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का मतलब दोस्तों यहाँ से जितनी भी हमारी समीकरण होगी द्विघात की सभी दोस्तों इसी पैटर्न की होगी। अगर दोस्तों इस पैटर्न में नहीं होती है तो हम उनको इस तरह से पैटर्न में चेंज करके इसमें से इसके मान निकालते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे इसमें ये इसके मूल की। दोस्तों मूल मतलब होता है यहाँ से इसके x के मान निकालना। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर मूलों को हम डिनोट करते हैं अल्फा तथा बीटा से। ये होते हैं दोस्तों समीकरण के मूल। ये दोस्तों समीकरण के दो मूल होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अल्फा और ये दूसरा होता है हमारे पास बीटा। जब भी दोस्तों आपको मूल निकालने की बात करी जाए इस क्वेश्चन में तो हमें निकालने होते हैं यहाँ से इनके अल्फा तथा बीटा के मान या एक्स के मान। दोस्तों ये समीकरण में गिवन रहते हैं, इनके मान निकालने होते हैं हमें अल्फा और बीटा के। दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, ये होता है हमारे पास मूल निकालने के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण के मूल निकालने का एक सूत्र होता है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ से ये b a ये c ये कहाँ से है। दोस्तों ये होते हैं हमारे इस समीकरण में। मतलब दोस्तों x² का गुणांक ये रहा हमारे पास a, मतलब जो भी टर्म्स x के आगे होगी x² के a की जगह पर रख देते हैं। इसी तरह से x के आगे ये हमारे पास x का गुणांक है b, तो ये दोस्तों b का मान यहाँ से मिलता है, c ये होता है हमारे पास। जैसे दोस्तों हमने कहा एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं ये समीकरण है हमारे पास। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखें a और b के मान, तो दोस्तों ax² होता है, ये दोस्तों 2x² है। अगर यहाँ से हम इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं a का मान होगा 2। इसी तरह से दोस्तों b, ये है b, x का गुणांक है, ये भी x का गुणांक है, तो b का मान होगा दोस्तों यहाँ से 3। ये है c, ये दोस्तों कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स जैसे कि ये है 4, तो c बराबर हो गया 4। तो दोस्तों यहाँ से हम इसमें इनके मान रखकर इस तरह से समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों इनके मूलों की बात। अब यहाँ से दोस्तों ये हमारे पास है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसे बोलते हैं दोस्तों हम d यानी दोस्तों ये होता है विविक्त कर, इसे बोलते हैं दोस्तों हम विविक्त कर। अब दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विविक्त कर। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस विविक्त कर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसके मूल। अब दोस्तों इसके मूलों की हम पराकृति के बारे में बात करेंगे विविक्त कर की। अब दोस्तों ये हमारे पास इसके विविक्त कर ये होता है b² माइनस 4ac बराबर d के बराबर होता है। दोस्तों यदि हमारे पास, अब हम इसके मूलों की पराकृति के बारे में बात करेंगे, यदि दोस्तों d हमारा 0 से बड़ा हो, मतलब दोस्तों अगर इसका मान
इसे सोल्व करने पर अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो इसके जो मूल होंगे दोस्तों वो हो गए हमारे मूल वास्तविक होंगे। मूल होंगे दोस्तों हमारे वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान मतलब दोस्तों जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे अगर ये 0 से बड़ा आया और इसके हम अगर मूल निकालेंगे तो हमेशा इसके मूल दोस्तों वास्तविक होंगे और 0 से बड़े आएंगे और असमान होंगे। असमान मतलब दोस्तों दो मूल आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। मतलब जैसे कि एक -2 आ गया, एक 4 आ गया, अल्फा अलग आ गया, बीटा अलग आ गया दोस्तों, दोनों मान हमेशा अलग अलग आएंगे। ये होगा जब कंडीशन, जब हमारा विविक्त कर 0 से बड़ा हो। और यदि दोस्तों अगर यदि d इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर आ जाए तो दोस्तों हमारे मूल होंगे बराबर, मूल बराबर होंगे। ये दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल बराबर होंगे। यदि दोस्तों अगर विविक्त कर d बराबर हमारा 0 आ जाए दोस्तों, यहाँ से विविक्त कर यानी d बराबर अगर 0 आ जाए यानी कि ये b² - 4ac का मान अगर 0 आ जाए तो हमारे मूल क्या होंगे दोस्तों, वहां से बराबर होंगे। ये थी दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन। इसके बाद अब इसकी तीसरी जो थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास, उसमें दोस्तों यदि यदि अगर d इज लेस देन 0, अगर d दोस्तों 0 से छोटा हो तो हमारे मूल, तो इसके मूल दोस्तों काल्पनिक होंगे, मूल होंगे हमारे काल्पनिक। अब दोस्तों ये आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, अब हम इनका आपको डिटेल में समझाएंगे जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, वहां आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको याद रखना है यदि अगर d हमारा 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर d 0 के बराबर हो यानी विविक्त कर अगर हमारा 0 आ जाए तो मूल उसके बराबर होंगे। यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये रही दोस्तों हमारी इसके विविक्त कर से रिलेटेड। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इनके मूलों का योग और गुणनफल। अब दोस्तों कोई समीकरण हमारे पास, जैसे ही हमने कहा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब दोस्तों ये द्विघात समीकरण हमारे पास है। अब यहाँ से अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे मूलों का योग की। अब दोस्तों आपको पता है समीकरण के दो मूल हमने बताए थे आपको। यदि समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, यदि दोस्तों हमने कहा समीकरण के हमारे पास दो मूल अल्फा तथा बीटा है तो उनका योग क्या होगा दोस्तों, उनका योग होता है हमारा -b/a। हाँ दोस्तों वो होता है हमारे पास समीकरण के मूलों का योग -b/a। b दोस्तों आपको पता ही है x का गुणांक होता है, a दोस्तों आपको पता है x² का गुणांक होता है, -b दोस्तों ये b हमारे पास जो है ये होता है x², x का गुणांक। b दोस्तों होता है हमारा x का गुणांक, क्योंकि ये x के आगे होता है। गुणांक का मतलब होता है दोस्तों उसके आगे की संख्या यानी उसके गुणा में जो होता है टर्म, तो ये है x का गुणांक। और दोस्तों यहां से हमारे पास जो a होता है, a है हमारा x² का गुणांक, मतलब x² के गुणा में जो संख्या होगी दोस्तों ये है हमारे पास a, तो ये होता है x² का गुणांक। ये तो दोस्तों हमने बात की अभी इसके मूलों के योग के बारे में। अब इसके बाद दोस्तों होता है हमारे पास एक मूलों का गुणनफल। हाँ दोस्तों अब हमारे पास होता है मूलों का गुणनफल। अब दोस्तों मूलों का गुणनफल, यदि उसके भी हमारे पास मूल अल्फा तथा बीटा है और ये हमारे पास समीकरण है और यहां से हमें निकालना है इनका गुणनफल, तो गुणनफल होता है दोस्तों c/a। हाँ दोस्तों मूलों का गुणनफल होता है हमारा c/a। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मूलों का गुणनफल और ये हो गया हमारा मूलों का योग। दोस्तों हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के रूप में, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये तो हो गया हमारा मूलों का योग। और गुणनफल दोस्तों अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणा बीटा, क्योंकि दोस्तों गुणनफल में हम गुणा करेंगे दोनों मूलों की, और ये होता है हमारा c/a। तो ये दोस्तों मूलों का गुणनफल हो गया और ये हमारा हो गया मूलों का योग। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास गिवन है समीकरण x² - 10x + 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। अब दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें निकालना है समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था समीकरण के मूल होते हैं दोस्तों हमारे अल्फा तथा बीटा।
दोस्तों हमारे समीकरण के मूल होते हैं अल्फा तथा बीटा। अब यहाँ से दोस्तों हमें निकालना है मूलों का हरात्मक माध्य। हमें निकालना है दोस्तों मूलों का हरात्मक माध्य। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको बता दें हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य के लिए दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होता है, ये है हमारे पास 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा। ये होता है दोस्तों हमारा अल्फा तथा बीटा हरात्मक माध्य निकालने का एक सूत्र। तो दोस्तों ये हरात्मक माध्य कभी निकालने के लिए बोला जाए आपको हमेशा यही सूत्र यूज करना है। अब हमारे पास इसमें समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर में है 0। अब दोस्तों यहाँ से हमें निकालना होगा पहले अल्फा इंटू बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा। अब दोस्तों अभी अगर आपको याद हो हमने बताया था ये अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारा गुणनफल, ये होता है दोस्तों मूलों का गुणनफल। और हमने आपको बताया था मूलों का गुणनफल होता है हमारा c अपॉन a। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से अगर हम निकाले c अपॉन a तो दोस्तों इस समीकरण की हमें तुलना करनी होगी किससे, वो होती है दोस्तों हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपने a b और c के मान। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से तुलना करें एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब दोस्तों यहाँ होगा 1। इसके गुणा में संख्या होगी दोस्तों यहाँ 1, यानी a बराबर तो हो गया दोस्तों 1। b x का गुणांक है दोस्तों b, यहाँ x का गुणांक है माइनस का 10। दोस्तों ये है x का गुणांक पूरी संख्या मतलब माइनस का 10, तो b बराबर हो गया यहाँ से माइनस 10। अब दोस्तों c तो हमारा कांस्टेंट है तो c का मान हो गया दोस्तों यहाँ से 11, यानी c बराबर आ गया यहाँ से 11। तो दोस्तों अब हम निकाल सकते हैं अपने मूलों का गुणनफल और मूलों का योग। तो दोस्तों ये मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है हमारा c अपॉन a। तो दोस्तों c है 11, यानी 11 अपॉन a बराबर है दोस्तों 1, यानी मूलों का गुणनफल आ गया यहाँ से हमारा 11। इसी तरह से अब हमें निकालना है मूलों का योग। तो मूलों का योग होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। हाँ दोस्तों मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन a। अब दोस्तों b हमारे पास है माइनस 10 और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 अपॉन 1, यानी दोस्तों मूलों का ये आ गया हमारे पास 10। अब दोस्तों हमें रखना है इस समीकरण में, तो यहाँ से हमें निकालना है 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा ये है हमारा मूलों का गुणनफल और ये आया था हमारा 11। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे दोस्तों यहाँ से 11। 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा की जगह पर आ गया 11 अपॉन एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा दोस्तों ये रहा हमारा 10, इसकी जगह पर हम रख देंगे यहाँ से 10। अब दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 11 अपॉन 5। तो ये होगा दोस्तों इसका मूलों का हरात्मक माध्य, यही है दोस्तों इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसके कंपैरिजन करके ए बी सी के मान निकालकर यहाँ से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करके आप मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये था दोस्तों इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ से बी। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है समीकरण के मूल समान हैं। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, यदि मूल समान हो तो हम लेते हैं दोस्तों विविध कर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। दोस्तों यदि मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो दोस्तों यहाँ से आप ए बी सी के मान निकालकर इसमें रख दीजिए और यहाँ से हम निकाल लेंगे फिर p का मान। दोस्तों विविध कर अगर मूल समान हो गए तो विविध कर हमारा 0 के बराबर हो गया। अब दोस्तों ये समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों हम इस समीकरण की तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, और यहाँ से हम निकालेंगे अपने ए बी सी के मान। अब दोस्तों यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब होगा 1, तो दोस्तों a बराबर हो गया हमारा 1। दोस्तों x का गुणांक है b, यहाँ x का गुणांक है b, तो दोस्तों ये x का गुणांक क्योंकि b था और यहाँ x का गुणांक है हमारा p, वो भी माइनस के साइन के साथ। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास माइनस p आ गया b का मान। अब दोस्तों c है कांस्टेंट और ये हमारी पूरी की पूरी टर्म्स दोस्तों अलग है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे 8p माइनस 15। तो दोस्तों ये हमारे ए बी सी के मान निकल चुके हैं, इसे रखेंगे हम इस समीकरण में। तो रख दीजिए दोस्तों यहाँ से b की जगह पर हमें रखना होगा दोस्तों माइनस p,
बी की जगह पर हम रखेंगे माइनस पी और इसका था स्क्वायर, फिर -4 ए का मान है दोस्तों 1 इंटू में है सी, तो सी का मान है दोस्तों यहाँ से 8p-15, क्योंकि दोस्तों ये सभी मल्टीप्लाई में इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के द्वारा दिखाया और बराबर में था 0। अब दोस्तों आप माइनस पी का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ये होगा 4 1 जा 4, ये हो गया हमारा 8p-15 और बराबर में था 0। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा पी स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा 32p, अब क्योंकि दोस्तों इसके सामने है माइनस और ये भी है माइनस 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 प्लस, और ये हो गया हमारा 60 बराबर में 0। अब दोस्तों आप यहाँ से p का मान निकालने के लिए इस समीकरण के कर दीजिए गुणनखंड। हाँ दोस्तों आपको करने होंगे इसके गुणनखंड, ये आप पहले 9th 10th में पढ़ चुके हैं, आपको ये अच्छे से आते होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए दोस्तों ये जो हमारे पास लास्ट की टर्म्स होती है इसकी करते हैं हम इसके शुरू के साथ मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास ये है 60, तो 60 के दोस्तों आपको इस तरह से गुणनखंड करने होंगे ताकि यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर आए 32 और मल्टीप्लाई करने पर वापस 60 आए। दोस्तों ये 60 था, हमें इसके करने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे दोस्तों, ये होगा 30, फिर ये होगा दोस्तों 15, ये होगा 3 5 15 और 5 1 5। तो दोस्तों आपको इसके इस तरह से गुणनखंड करने हैं ताकि आपको प्लस करने पर 32 मिल जाए। तो दोस्तों हम इसके कर सकते हैं, यहाँ से ये हो सकता है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको दोस्तों 30 + 2 यानी 30 + 2 करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 32 और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 60 भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो ये था पी स्क्वायर, माइनस का साइन था, इस 32 की जगह पर हमें रखना होगा यहाँ से 30 + 2 और इंटू में पी था और प्लस 60। दोस्तों ये गुणनखंड आपको आते होंगे, ये हमने आपकी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर देखिए। तो ये दोस्तों इस तरह से हम इसके गुणनखंड करेंगे। फिर इसके बाद ये पी स्क्वायर, ये प्लस माइनस -30, अब क्योंकि दोस्तों पी मल्टीप्लाई में तो पी आ जाएगा इसके साथ, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2p और प्लस का 60। अब दोस्तों यहाँ से आप ले लीजिए इसमें कॉमन, तो यहाँ से दोस्तों आप इसके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास पी स्क्वायर -30p -2p प्लस का 60। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर कॉमन लें तो ये भी p है हमारे पास, इसमें भी p है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं p को कॉमन। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम p कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अंदर p और ये माइनस का 30, ये दोस्तों फिर था माइनस का 2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि दोस्तों 2 इसमें भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा p और ये प्लस माइनस माइनस 30 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से p -30 एक हमारे पास फैक्टर निकल गया और दूसरा है दोस्तों ये p -2, ये आ गया हमारे पास p -2। तो दोस्तों आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये है p -30 बराबर में 0, ये माइनस में 30 दूसरी साइड जाएगा प्लस में। इसी तरह से दोस्तों ये p बराबर माइनस में है 2, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 2। तो दोस्तों यहाँ से हमारे p के दो मान निकल कर आ गए, एक है 2 और एक है 30। तो दोस्तों ये होगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप कंपैरिजन करके इनके आंसर निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास गिवन है समीकरण x + y = 13 और 2x + 3y = 32 का हल है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें इसमें सबसे पहले गिवन है ये दो समीकरण और इसमें निकालना है हमें x और y का मान। तो x और y का मान निकालने के लिए दोस्तों ये जो दो समीकरण है इसे हम सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो ये दोस्तों पहली समीकरण है x + y = 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। ये दूसरी समीकरण है दोस्तों, ये है 2x + 3y = 32, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। दोस्तों ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विलोपन विधि। विलोपन में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ये जो टर्म्स होती है ये x और ये y, इनमें से दोस्तों एक को हमें विलुप्त करना होता है। विलुप्त मतलब दोस्तों उसे काटना होता है। तो मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हमें किसी एक संख्या को काटना हो तो उन्हें पहले हमें सेम करना होगा। ये दोस्तों 2x है और अगर हम इसको भी 2x बना दें तो दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ से फिर हम इसको प्लस का माइनस कर देंगे। मतलब दोस्तों इस समीकरण में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोस्तों एक संख्या यहाँ से विलुप्त हो जाएगी तो हम दूसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर इसे 2x बनाना हो तो यहाँ इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरी समीकरण में दोस्तों हम करेंगे समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और इसकी करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 13 2 या 24।
6। तो यहाँ से दोस्तों हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये 2x सेम आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो दोस्तों इस समीकरण में से हम इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसे बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में दोस्तों हमेशा इस तरह ही किया जाता है, एक टर्म्स को वहां हम सेम करते हैं, फिर उसके साइन चेंज कर देते हैं। इसमें दोस्तों जरूर नहीं है कि आपको सिर्फ एक्स ही सेम करना, आप वाई भी सेम कर सकते हैं। वाई के लिए दोस्तों आपको करना होगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, और वाई से वाई कैंसिल हो जाता है। फिर जैसे दोस्तों ये प्लस का 2x है, अब ये आ चुका है माइनस का, क्योंकि इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x से 2x कैंसिल, ये बचेगा 0। अब ये है प्लस का 2y और ये है माइनस का 3y, यानी 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ये बचेगा सिर्फ 1, यानी y बचेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन। इसके बाद 32 में से 26 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 6। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचेगा y बराबर 6। तो दोस्तों y का मान आ चुका है हमारा 6। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से आप y का मान इनमें से किसी एक समीकरण में रख दीजिए और वहां से आप निकाल सकते हैं x का मान। तो दोस्तों आप कोई सी भी समीकरण यूज करते हैं, हम करते हैं सबसे पहली समीकरण, तो ये थी x प्लस वाई बराबर 30। तो दोस्तों यहाँ से आप y का मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई का मान था 6, यहाँ आप 6 रख देंगे, बराबर में था 13, ये है प्लस में 6, दूसरी साइड जाएगा माइनस में, यानी 13 माइनस 6। तो x बराबर दोस्तों 13 में से 6 को माइनस करने पर आएगा 7। तो x का मान आ चुका है 7 और y बराबर था 6। तो ये दोस्तों दो हमारे मान निकल चुके हैं। इस तरह से दोस्तों विलोपन विधि को सोल्व करके हम निकालते हैं x और y के मान। तो यानी ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 में मूलों का योगफल होगा। दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बताया था मूलों का योगफल क्या होता है। ये समीकरण है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0। दोस्तों मूलों का योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये होता है दोस्तों यहाँ से मूलों का योग। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से a और b के मान निकाल लीजिए। तो इस समीकरण की हम तुलना करेंगे यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और निकाल लेंगे a और b के मान। तो दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है 2, यानी दोस्तों a बराबर आ गया 2, ये भी x स्क्वायर का गुणांक और ये भी, तो यानी a बराबर आ गया 2। b x का गुणांक है दोस्तों b, तो यानी यहाँ पे हमारे पास x का गुणांक है दोस्तों माइनस 11, तो यहाँ से b का मान आ गया माइनस का 11। तो दोस्तों मूलों के योग के लिए हमें सिर्फ यही चाहिए होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी अपॉन ए। तो ये होगा दोस्तों माइनस बी, तो यानी ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 11 और अपॉन में है ए का मान है दोस्तों यहाँ से 2, तो ये आ गया 11 अपॉन 2। तो यही होगा इसका आंसर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी होगा ये हमारा आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 है होगी। दोस्तों एक समीकरण बनानी है हमें और यहाँ से हमें गिवन है समीकरण के मूल 5 व 3। अब दोस्तों हमें पता है समीकरण के मूल होते हैं हमारे पास, समीकरण के मूल, दोस्तों यहाँ से समीकरण के मूल गिवन है, यानी कि अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बराबर है दोस्तों यहाँ से 5 और बीटा बराबर हम मान लेंगे यहाँ से 3। मतलब दोस्तों यहाँ से हमें समीकरण के मूल गिवन है और हमें बतानी है समीकरण। अब दोस्तों यदि आपको जब भी समीकरण के मूल गिवन हो और समीकरण बतानी हो, इसके लिए दोस्तों हम एक सूत्र यूज करते हैं, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब भी दोस्तों आपको समीकरण के मूल गिवन हो, हमेशा आपको इस समीकरण में इनके मान रख देने और यहाँ से आप समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ से x, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का साइन है। अब यहाँ अल्फा का मान है दोस्तों 5, तो यहाँ आप रख देंगे 5 प्लस बीटा है दोस्तों यहाँ से 3, और ये इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 5 इंटू 3। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 8 इंटू में x था 8x प्लस 5 3 जा 15। तो इस तरह से दोस्तों ये आ गया हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। जब भी दोस्तों आपको समीकरण के मूल गिवन हो तो हम ये हमेशा समीकरण इस तरह से इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें आप अल्फा बीटा के मान रखकर इस तरह से समीकरण निकाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन है ए, ये होगा इसका आंसर।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान होगा। अब दोस्तों आपको पता है यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो हमारे पास होता है वहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। दोस्तों हमने आपको बताया था जब भी समीकरण के मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम रखते हैं 0, यानी विविध कर को लेते हैं हम 0 और यहाँ से निकालते हैं फिर के का मान। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें निकालने होंगे ए बी सी के मान। तो इसमें समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, और यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों हम इसके ए बी सी के मान। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी ए का मान आ गया 1। एक्स का गुणांक बी के लिए देखते हैं एक्स का गुणांक, तो यहाँ से x का गुणांक है दोस्तों ये माइनस का 16, तो ये आ गया माइनस 16। c का मान है दोस्तों k, c बराबर आ गया हमारा k। अब दोस्तों इस समीकरण में रखकर हम यहाँ से निकाल लेंगे k का मान। b का मान है दोस्तों माइनस 16, तो माइनस 16 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस का साइन है फिर 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है k बराबर में था 0। अब दोस्तों ये 16 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 256 माइनस 4 1 का 4 और ये था k बराबर में है दोस्तों यहाँ से 0, ये माइनस में है 4 के उस साइड जाएगा, ये होगा प्लस में। तो 256 बराबर आ गया 4 इंटू के। अब दोस्तों ये है 4, इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, ये होगा डिवाइड में, यानी 256 अपॉन में आ जाएगा 4 और बराबर में था k। अब दोस्तों आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, ये होगा 4 6 जा 24, ये बचेगा दोस्तों यहाँ 1 4 4 जा 16, यानी दोस्तों यहाँ से k बराबर आ गया हमारा 64। तो यहाँ से दोस्तों k का मान निकल कर आ गया 64, यानी कि ऑप्शन इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये आया हमारा k का मान 64। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर मूल बराबर हो तो समीकरण की तुलना करके इनके k का मान या किसी भी टर्म्स का मान निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।